आपने इसको यहां लिखा था, और ये क्षेत्र आपका आ जाएगा ब्रजभूमि में, तो ये कदापि नहीं गाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में किस जिले में बिरहा लोकगीत गाया जाता है? पहला ऑप्शन जालौन, दूसरा आपका आगरा, तीसरा ऑप्शन आपका सहारनपुर, चौथा ऑप्शन आपका संत कबीर नगर। मुख्यालय पढ़े, मुख्यालय में संत कबीर नगर का नाम लिया था। संत कबीर नगर मैंने कहां बताया था? यहां। आगरा कहां पर है? यहां। सहारनपुर कहां पे है? यहां। जालौन कहां पर है? यहां। अब बताइए, जालौन बुंदेलखंड में है, आगरा आपका संक्रमण क्षेत्र में है, कुछ ब्रजभूमि है, कुछ एरिया इसमें भी लगता है आपका, मैं बुंदेलखंड में तो नहीं है, ये ब्रजभूमि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप कहेंगे, आगरा को भी पश्चिम का बेल्ट है ये। सहारनपुर सबसे ऊपर है, भी कदम ब्रजभूमि में है, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। अब इसका मतलब यह हुआ कि संत कबीर नगर ही आंसर होगा जहां पे आपका बिरहा लोकगीत गाया जाएगा, क्योंकि आपको मैंने केवल इतना बता दिया कि बिरहा लोकगीत पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वांचल में गाया जाता है, और पूर्वांचल के महत्वपूर्ण एरिया को क्लियर है, वो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर आपका, और गोरखपुर, देवरिया, बलिया, ये मऊ, गाजीपुर, चंदौली, ये सब क्लियर है आपका, वाराणसी सब उसी बेल्ट में आ जाएंगे। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं आल्हा लोकगीत किस जिले में नहीं गाया जाता? ऑप्शन ए जालौन, ऑप्शन बी हमीरपुर, ऑप्शन सी महोबा, ऑप्शन डी श्रावस्ती। श्रावस्ती का नाम लिया, आप सीधा पहुंच गए नेपाल बॉर्डर पे, और नेपाल बॉर्डर पे वो कहां है? श्रावस्ती, पूर्वांचल में है। और आल्हा लोकगीत कहां गाया जाता है? केवल बुंदेलखंड में। तो आपको पता है कि बुंदेलखंड में केवल 7 जिले ने सर ने स्पष्ट कर दिया था, इसमें जालौन आएगा, इटावा आएगा, जालौन आएगा, झांसी आएगा, ललितपुर आएगा, हमीरपुर आएगा, बांदा आएगा, चित्रकूट आएगा। जब ये ऑप्शन में आएगा तब हम आल्हा बताएंगे, नहीं तो हम आल्हा नहीं बताएंगे। निम्नलिखित में से कहां पर रशिया लोकगीत गाया जाता है? ऑप्शन में दे दिया जाए मेरठ, फिर दे दिया जाए आपको चित्रकूट, फिर दे दिया जाए आपको महाराजगंज, फिर दे दिया जाए आपको रायबरेली। आप तुरंत पकड़ लेंगे कि रसिया लोकगीत की बात की है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ही नाम आपने लिया है मेरठ, और मेरठ यहां पर है, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, यहीं पर रसिया लोकगीत गाया जाएगा। इस प्रकार से आपको आंसर देने में कोई भी लोकगीत पूछा जाएगा आप बता देंगे, चाहे जिस जिले से पूछा जाएगा, कभी फंसेंगे नहीं। केवल मैंने आपको यह बताया कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को बांट दिया, और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को बांटने के पश्चात मैंने आपको यह बता दिया कि कौन कौन सा क्षेत्रफल कहां के लिए किस क्षेत्र में है, और उसके बाद मैंने 4 लोकगीत सिखा दिए। ये बिरहा है, ये लोकगीत है, ये आल्हा है, और ये आपका कजरी है, ये रसिया है। क्षेत्र आपको क्लियर है, बाकी सारी चीजें अपने आप आपको याद हो जाएंगी। स्पष्ट? अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे चलेंगे तो लोक नृत्य आएगा। लोक नृत्य की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक लोक नृत्य है आपका नटवरी, और एक स्थान है यहीं पर जौनपुर। जौनपुर में केवल एक लोक नृत्य गाया जाता है, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, चौरसिया। यह जौनपुर के कहारों के द्वारा किया जाता है, चौरसिया, चौरसिया लोक नृत्य, ये जौनपुर के कहारों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। उसके बाद एक लोक नृत्य आता है चरकुला। चरकुला ये पूरा ब्रजभूमि में किया जाता है। और कभी कभी एक पूछ ले, लट्ठमार होली कहां मनाई जाती है? बरसाना, मथुरा में। मथुरा यहां एक डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर लट्ठमार होली मनाई जाती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बरसाना या मथुरा आप कहेंगे। और जो बुंदेलखंड में यहां बहुत सारे लोक नृत्य हैं, यहां एक लोक नृत्य है पाई डंडा, यहां पर एक नृत्य है सैरा, एक यहां लोक नृत्य है कार्तिक गीत, एक लोक नृत्य है यहां दीपावली। आराम से ये इतने लोक नृत्य आपको याद होने चाहिए बुंदेलखंड के लिए। और यदि बात की जाए कि क्या सर अवध क्षेत्र में कोई एक नृत्य है, यहां मिर्जापुर और सोनभद्र में एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है जिसका नाम है कर्मा, कर्मा लोक नृत्य। बस इतने ही आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जब अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई लोक नृत्य पूछा जाए तो नटवरी, नटवरी लोक नृत्य है। अगर कभी चौरसिया लोक नृत्य पूछा जाए तो ये जौनपुर के कहारों के द्वारा किया जाता है। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा लोक नृत्य है, यहां पर आपका पाई डंडा है, यहां पे आपका सैरा है, यहां पर आपका कार्तिक गीत है, यहां पर यह दीपावली है। अभी जब जनजातियां पढ़ाएंगे तो थारू जनजाति एक होती है, और यह थारू जनजाति जो होती है यह दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाते हैं, वहां मैं आपको बताऊंगा। हाँ, राई, राई नहीं बताया क्या भैया? राई पाई डंडा, राई लोक नृत्य भी एक होता है, बिल्कुल सही बताया। किसने बताया? ये आशीष कुमार ने, बहुत बढ़िया। आप यूपी स्पेशल का हमारा इंडिविजुअल क्लास किए क्या भाई? बहुत गहराई से बात बताई आपने। उसके बाद चरकुला, चरकुला पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। बरसाना में लट्ठमार होली आपकी मनाई जाती है। लोकगीत लोक नृत्य समाप्त हो गया। क्वेश्चन जाके सॉल्व करिएगा, एग्जाम में जाके बैठिएगा। अगर लोकगीत और लोक नृत्य से कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सारे प्रश्न आपके आसानी से हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश का चौथा टॉपिक मैंने समाप्त किया, उत्तर प्रदेश का समान परिचय, उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुख्यालय, और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण लोकगीत और लोक नृत्य। इसके बारे में कुछ वन लाइनर पूछे जाते हैं, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं, आपके नोट्स में वह होगा। अच्छा, जो नोट्स मिलेगा ना उसको लेकर परेशान मत होइएगा, सारी चीजें नोट्स में उत्तर प्रदेश का आज पहला नोट्स आपको दे दिया जाएगा पीडीएफ, 1 या 2 पीडीएफ आज प्रोवाइड कर दी जाएगी। अनुराग गोयल जी, बस क्षेत्र बता दे, कोई खास भूमिका उनकी अलग से कोई लोकगीत और कोई लोक नृत्य उनका नहीं है। उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत, ये मैंने बताया है, लंबाई, चौड़ाई,
क्षेत्रफल और पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट, जितना भी नोट्स में है आप मैपिंग कर लीजिए अपने से, ही अच्छी होगा। बाकी नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, कोई अलग से किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आज मिलेगा पीडीएफ आज आपको। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 19,98,12,341, जो पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51 है। सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र, सब आपके नोट्स में है। उत्तर प्रदेश के सीमाओं से लगने वाले राज्य, सारे राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एकमात्र देश नेपाल लगा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर, न्यूनतम वर्षा वाला मथुरा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़, जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा गाजियाबाद, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा ललितपुर। सारी चीजें आपके मन में आवाज आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यही पीडीएफ मिलेगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। ये किताब में खोलेंगे ना तो यूपीएससी की किताब है तो डेटा के भंडार हो जाएंगे। वो डेटा आप लोग याद करिएगा, याद करना चाहते हैं तो, अगर मेरी सलाह मानना चाहते हैं इतना पढ़ के जाइए, एग्जाम में हो जाएगा। लेकिन ज्ञान की आकांक्षा बहुत ज्यादा है तो आप किताबों का प्रयोग कर सकते हैं। साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला गौतम बुद्ध नगर, साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा जिला श्रावस्ती, जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा प्रयागराज, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महोबा। फिर आप आगे चलेंगे, लिंगानुपात, इसकी डिफिनेशन आपको मिल जाएगी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या किसी देश में, किसी राज्य में, किसी जिले का लिंगानुपात कहलाता है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912, शिशु लिंगानुपात 902, अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात 907। सब आप पढ़ चुके हैं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो मैंने डिस्कस नहीं किया है। अनुसूचित जनजातियों का 951। राजकीय चिन्ह में कोई स्टूडेंट्स कह रहा था सर प्रतीक का मतलब बता दिए, मैंने कहा आपके नोट्स में मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त के अंदर 2 मछलियां, ये अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है, और धनुष बाण 1938 में इसको स्वीकृति मिली है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है, इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको यह नोट्स में मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प टेसु या पलाश है, और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। और उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, हिंदी को 1947 में दर्जा दिया गया, जबकि द्वितीय भाषा उर्दू को 1989 में दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। नामकरण का इतिहास देखेंगे तो 1836 से 77 तक उत्तर पश्चिम के नाम से जाना गया, 1877 से 1937 तक अवध एवं आगरा के प्रांत के नाम से जाना गया, 37 से 50 तक संयुक्त प्रांत कहा गया, और 50 से अब तक इसे उत्तर प्रदेश कहा गया। अब आप कहेंगे सर नोट्स में तो सब है, यही पढ़ा जाए क्या? अगर यही पढ़ने से सब होता तो एग्जाम किताबों में सब लिखा है, मार्केट में सारे नोट्स अवेलेबल हैं, लेकिन क्लास में पढ़ने के साथ जिस ट्रिक से, जिस तरीके से आपको पढ़ाएंगे तो पूरा यूपी स्पेशल क्लास में ही तैयार हो जाएगा, अगर आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ क्लास करेंगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी घोषणा 2015 में की गई। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को हुआ, जिसमें 13 जिलों को अलग करके एक पृथक राज्य उत्तरांचल बनाया गया था, जिसे 2007 में नाम बदल करके उत्तराखंड किया गया। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता 67%, महिला की साक्षरता 57%, उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता 77%। उत्तर प्रदेश की यदि सीटों की बात की जाए तो लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80, राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा सीटें 403 हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सीटों में विधान परिषद का ये हो गया। न्यायपालिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, खंडपीठ क्या है? लखनऊ है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 77 है। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 22% है। अभी ऐसा कोई पॉइंट आपके नोट्स में नहीं आया जो मैंने आपको सिखाया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के केवल 4 राष्ट्र चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। बिल्कुल एकता शर्मा जी किया जाता है, याद कर सकते हैं आप उसे भी, बिल्कुल याद करना है कर लीजिए, कर सकते हैं, लेकिन आता नहीं है ना, तो आज तक कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। जनसंख्या घनत्व की यदि बात की जाए तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या किसी देश का, किसी राज्य का, किसी जिले का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इन्होंने मिस्टेक की है, इन्होंने 10 की वृद्धि कर दिया है। ये 10 की वृद्धि मतलब ऐसे लिखना चाहिए शाब्दिक अर्थ में, और 10 की वृद्धि 20.22% है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले? 75, नगर निगम 17। कोई खास बात? हाँ, 17वां नगर निगम शाहजहांपुर को बनाया गया। मंडल कितने हैं? 18, 18वां मंडल अलीगढ़ को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगने वाले राज्यों में से सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। कितने जिलों को स्पर्श करता है? 11 जिले को। सबसे छोटी सीमा रेखा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। कितने जिलों को स्पर्श करता है? 1 को। किसको करता है? केवल सहारनपुर को। किसको? केवल सहारनपुर को करता है। आगे चलते हैं। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। किसको किसको करता है? बिहार को करता है, झारखंड को करता है, छत्तीसगढ़ को करता है, मध्य प्रदेश को करता है। ललितपुर ऐसा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। बाई मैपिंग मैंने इसको समझाया है आपको। ललितपुर का उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है, और यह कहां है? केवल झांसी को स्पर्श करता है। हरदोई उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। आगे चलते हैं। यदि राजधानियों के सफर का नाम देखें तो 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी, और 1858 से लेकर 1921 तक इसकी राजधानी प्रयागराज रही, और 1921 से अब तक इसकी राजधानी लखनऊ है। आगे चलते हैं। वर्तमान राजधानियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की विधायी और प्रशासनिक दोनों राजधानियां आपकी क्या होती हैं? लखनऊ हो जाती हैं। अच्छा, शायद मैंने वहां मिस्टेक से विधायी इसमें लिख दिया था क्या? न्यायिक राजधानी प्रयागराज है, धार्मिक राजधानी वाराणसी है, औद्योगिक एवं आर्थिक राजधानी की बात की जाए तो आपका कानपुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों में लगे हुए जिले, ये बाई मैपिंग मैंने अभी आपको समझाया है, लेकिन इसको आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश से केवल एक जिला लगा है, सहारनपुर। उत्तराखंड से 7 लगे हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। खुद से मैपिंग घर पे बना लीजिएगा और यहां देख करके उसको सही से आप सजाइएगा ताकि आपको चीजें याद रहें। बिहार से 7 जिले हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। झारखंड की बात की जाए तो केवल एक जिला है, सोनभद्र। छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो केवल एक जिला है, सोनभद्र। और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है। अगर इधर से चलते हैं तो सबसे पहले सोनभद्र, फिर मिर्जापुर, फिर प्रयागराज, फिर चित्रकूट, फिर बांदा, फिर महोबा, फिर ललितपुर, फिर झांसी, फिर जालौन, फिर इटावा, फिर आगरा। ये काउंटिंग करेंगे तो पूरे आपको 11 हो जाएंगे शायद। नेपाल से 7 है, पश्चिम से आएंगे तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज है। और राजस्थान की तरफ आगे बढ़ेंगे तो केवल 2 हैं आपके, आगरा और मथुरा। अब आप देख रहे हैं मथुरा राजस्थान को भी स्पर्श करता है, मथुरा हरियाणा को भी स्पर्श करता है। फिर आप क्या देखते हैं कि आप आगरा देखते हैं, मध्य प्रदेश को भी स्पर्श करता है आपका, और आगरा आपका राजस्थान को भी स्पर्श करता है। दिल्ली 2 है, एक गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं दिल्ली को भी स्पर्श करता है और इनको हरियाणा को भी स्पर्श करता है। कुछ लोग डाउट में थे कि सर अलीगढ़ क्या दिल्ली को स्पर्श करता है? नहीं करता है। अलीगढ़ क्या राजस्थान को स्पर्श करता है? नहीं करता है। अलीगढ़ केवल हरियाणा को स्पर्श करता है। और साथ ही साथ शामली है, बागपत है और सहारनपुर है। स्पष्ट। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुख्यालय जो मैंने आपको बाई मैपिंग समझाया है, उस मैपिंग को अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा, अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर, संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद, कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर, कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना। और आगे देखेंगे तो कानपुर देहात, 2 नाम एक साथ आए तो अकबरपुर माती, सोनभद्र का राबर्ट्सगंज, फर्रुखाबाद फतेहगढ़, सिद्धार्थनगर का नौगढ़, जालौन का उरई और संभल का पवासा। ये बाई मैप आप लोग समझ चुके हैं। नगर निगम वाले कितने जिले हैं इसको आप एक बार देख लीजिए, कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर ऐसा है जहां नगर निगम नहीं है? 17 है, ये तो मैंने आपको बता दिया। 17 में कौन कौन से हैं वो नहीं बताया मैंने आपको। सर क्या आगरा घराना नृत्य की संस्कृति से संबंधित है? घराना एक पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे एकता भैया, जब वहां पढ़ाएंगे तब आप ध्यान से वहां देखिएगा, ठीक है? सारे घराने तब आपको वहां बताएंगे। लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़, कम से कम इसको 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ये पता रहे कहां कहां पे मुख्यालय है। फैजाबाद में पहले नगर निगम नहीं था, ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले एग्जाम में आया था, अब फिर आ सकता है, लेकिन अब फैजाबाद में नगर निगम हो चुका है। झांसी में नगर निगम है, शाहजहांपुर में नगर निगम है, मथुरा में नगर निगम है, बरेली में है, मेरठ में है, इलाहाबाद में है, कानपुर नगर, फिरोजाबाद, वाराणसी और मुरादाबाद में 17 नगर निगम है। सबसे नवीनतम कौन सा जुड़ा है? ये शाहजहांपुर का जुड़ा है। इस प्रकार से पहला टॉपिक ये था जो मैंने समाप्त किया। ये पहला टॉपिक था, पढ़ा तो कल ही दिया था, आज मैं फिर से रिवीजन करा दिया। कल क्लास के बाद एक बार रिवीजन कराया था। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उसका बार बार रिवीजन करते रहिए और एग्जाम तक उसको याद करते रहिए ताकि एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश को वन्य जीव बिहार, कल का टॉपिक आपका होगा, अभी क्या नहीं। जो आज मैंने आपको बताया, क्या बताया है? लोकगीत, उसको मैं दिखाता हूं पहले आपको। जी, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य आपने पढ़े बाई मैपिंग। जो बड़े महानगर होते हैं वह नगर निगम की श्रेणी में आते हैं। जो अभी ग्रामीण क्षेत्र से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं वह नगर पंचायत में आते हैं। जो आपके छोटे क्षेत्र होते हैं वह आपके नगर पालिका परिषद कहलाते हैं। जो बड़े नगर बन चुके हैं उन्हें नगर निगम कहा जाता है। जब आप पंचायती राज व्यवस्था पढ़ते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था में पॉलिटी में वहां पढ़ाया जाता है, ठीक है? पूर्णिमा दुबे आपका नाम मैंने पहली बार देखा। सर मेरा कमेंट नहीं जा रहा, क्या आ रहा है? अभी मैंने आपका नाम देखा है। देखिए तमाम बच्चों को मेरे ऊपर नजर जाती है, जितने भी अनावश्यक क्वेश्चन होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है आपके सिलेबस से, आपके टॉपिक से, आपकी इस क्लास से, उसका मैं नाम पढ़ता ही नहीं और नई क्लास के मैं उस क्वेश्चन को उठाता हूं। हाँ, जिसके एथेंटिक क्वेश्चन होते हैं, जिसका कोई मतलब होता है, आपके एग्जाम से उसका ताल्लुक है, तो उसको मैं जरूर बताता हूं। तो इसलिए आपका कमेंट तो मैंने पहली बार देखा पूर्णिमा दुबे जी। बाकी ऐसे लोगों का भी कमेंट आप लोग कई बार सोचते हो हमारा कमेंट नहीं लिया गया, इसलिए नहीं लिया जाता है कि जिससे उसका कोई इश्यू नहीं है एग्जामिनेशन से, आपकी क्यूरियोसिटी केवल जानकारी के लिए अगर ऐसा है तो उसको नहीं लिया जाता है। देखते हैं हम लेकिन इग्नोर कर देते हैं। मैं पहले ही इसको क्लियर बता दे रहा हूं। लेकिन जिसका सवाल एकदम एथेंटिक होता है, एग्जाम ओरिएंटेड होता है, कंफ्यूजन आपका बिल्कुल एथेंटिक होता है, उसको जरूर डिस्कस किया जाता है, ठीक? और फिलहाल पूरी कोशिश की जाती है कि ना के बराबर कंफ्यूजन हो, ना के बराबर डाउट्स हो, ना के बराबर क्यूरियोसिटी हो, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन को देख करके और असंभावित प्रश्नों पर अंदाजा लगा करके इस तरीके से पूरी क्लास को आपको पढ़ाया ही जाता है कि पूछने की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। लेकिन कई बार आपको लगता है कि नहीं बिना पूछे कैसे काम चलेगा, तो जहां होता है वो बात करेंगे आपसे। हाँ, ऐसे ही सेम लाल बहादुर जी यही पीडीएफ मिलेगा जो मैं आपको दे रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट्स में मिलेगा, ध्यान रखिएगा, डरिएगा मत कि बदल गया। तो लोक नृत्य की बात की जाए तो चरकुला लोक नृत्य ये ब्रजभूमि का है, पाई डंडा आपका बुंदेलखंड का है, राई आपका बुंदेलखंड का है, दीपावली भी आपका बुंदेलखंड का है। आगे बढ़ते हैं। लोक नृत्य में यदि शायरा की बात करें, शायरा भी बुंदेलखंड का है, कार्तिक गीत भी बुंदेलखंड का है, नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, कर्मा ये मिर्जापुर सोनभद्र का मुख्य है। अवध के भी क्षेत्रों में कर्मा लोक नृत्य किया जाता है। अच्छा शुभम भाई, आप आजमगढ़ से हैं क्या?
उन्होंने कहा सर आजमगढ़ से कोई खास योगदान हो तो बताइए। तो अलग अलग जगह से आप लोग होंगे तो अलग अलग जगह से आपको उत्सुकता होगी हमारे जिले में क्या खास बात है। अभी बहुत कुछ पढ़ेंगे, अभी आपको मेला और महोत्सव पढ़ेंगे, अभी आप पश्चिम बिहार वाणिज्य विहार पढ़ेंगे, अभी आप क्या पढ़ेंगे, वो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग पढ़ेंगे। अब जब उसके बाद आप मेले पढ़ेंगे तो आप उसके बाद पार्क एवं सिटी पढ़ेंगे, उसके बाद आप जनजातियां पढ़ेंगे, उसके बाद आप शिक्षा की व्यवस्था पढ़ेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण शोध संस्थान पढ़ेंगे। जब इतना पढ़ेंगे ना, हर जिले में कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अभी तो शुरुआत हुई है भाई ना यूपी स्पेशल की। हाँ हाँ यही बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक भारती जी, उम्मीद यही की जाती है कि लोग नाम के लिए पसंद, नाम ले लिया जाए, कुछ ना कुछ लिखते रहते, इसी बहाने सर नाम लेंगे। तो फिर ये बहाना मैं अभी आपको दूंगा नहीं। जिस दिन कुछ बन के आइए, अपने आप नाम आपका रोशन हो जाए, क्यों परेशान होते हैं नाम के लिए। अब तो इंटर वाले बच्चे नाम के लिए परेशान हो तो कुछ मजा आता है। ये सीरियस बच्चों की क्लास है, सिविल सेवा की तैयारी करने वाले सारे बच्चे हैं। चलिए सर, कौशाम्बी का कुछ हो तो बता दीजिए प्लीज। कौशाम्बी में अभी आपको बताएंगे आगे चलकर, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का सबसे तीर्थ स्थल कौशाम्बी में है। तो हर जिले में आएगा भाई, टॉपिक के साथ तो बढ़ते रहिए, जहां जहां जो मामला होगा मैं बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख लोकगीत, प्रमुख लोकगीत में रशिया, ब्रजभूमि क्षेत्र, कजरी मिर्जापुर में, और सोनभद्र का मुख्य क्षेत्र अवध में भी कजरी गाई जाती है, आल्हा बुंदेलखंड में, बिरहा पूर्वांचल में। लेकिन इससे संबंध में कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, उसका भी मैं डिस्कस करता हूं। जैसे पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड के अहिरों के द्वारा किया जाता है। सवाल पूछा जाता है कि पाई डंडा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड के अहिरों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। बुंदेलखंड के लोग नहीं, ये एक थारू जनजाति होती है, थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। अच्छा, दया सागर यादव, आप भी हैं? बिल्कुल, चलिए चलिए। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, मोस्टली लोग जो हमारे सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो चुपचाप पूरी क्लास में एकदम बैठ के करते हैं आराम से, फिर लास्ट में बताते सर आज मेंस क्वालीफाई हो गया, आज इंटरव्यू देने जा रहे हैं सर, और वो लोग कभी क्लास में नाम नहीं आता, सीधा चुपचाप बैठ के अच्छे से क्लास करते हैं, एक एक पॉइंट को नोट करते रहते हैं अच्छे से। लेकिन आप लोग भी सारे लोग अच्छे हैं और सब लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए। सब इस बार फाइनल सिलेक्शन लीजिए, कैसे भी लीजिए। इस बार आपको बहुत मौका हुआ। आप लोग दिसंबर से क्या जनवरी फरवरी से एडमिशन में एनरोल हुए हैं बहुत सारे लोग, फरवरी से आपका ये बैच की शादी स्टार्ट हुआ, ये पीसीएस वाला। अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है, यदि आप सीरियस हैं तो निसंदेह रूप से किसी का भी प्रीलिम्स रुकना नहीं चाहिए। हमें नहीं लगता है भाई कि जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट जिसके द्वारा पढ़ाया गया सब आपको एग्जाम ओरिएंटेड तो अच्छे से पढ़ाया गया है, प्रीलिम्स तो नहीं रुकना चाहिए किसी भी कंडीशन में, अगर आपने खुद से काम किया है। और खुद से काम नहीं करेगा तो टीचर कितना भी आपके साथ काम करेगा तो कई सालों तक प्रीलिम्स नहीं होगा। लेकिन अगर टीचर का साथ मिल जाए और आप भी खुद डेडिकेटेड हैं और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं तो फिर नहीं रुकेगा। मान ही नहीं सकते रुक जाए। वीडियो ऐप पर कब तक रहेगा? जब तक एग्जाम नहीं होगा ना, तब तक शायद रहेगा। एग्जाम शायद 13 जून को था, तो जुलाई तक इसकी डेट रखी गई थी। आगे देखते हैं, संस्थान से बात कर लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं। राई नृत्य जो है ये बुंदेलखंड की महिलाओं का मयूर नृत्य है। ये राई नृत्य जो है ये बुंदेलखंड का तो है, लेकिन राई नृत्य आपका बुंदेलखंड की महिलाओं का मयूर नृत्य है। इसे वे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। कब करती हैं? श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। और दीपावली नृत्य बुंदेलखंड अहिरों द्वारा दीपावली के अवसर पर प्रज्वलित दीपों को सिर पर रख के किया जाता है। यह मैंने नहीं कहा है कि दीपावली नृत्य बुंदेलखंड के द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है, गलत आपने सुन लिया शायद भैया। मैंने यह बोला था कि दीपावली पर्व को एक थारू जनजाति होती है, जब मैं जनजाति पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, तो थारू जनजाति के द्वारा इसे क्या किया जाता है? शोक के रूप में मनाया जाता है। तो दीपावली नृत्य बुंदेलखंड अहिरों द्वारा दीपावली के अवसर पर प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर किया जाता है। और चौरसिया नृत्य उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कहारों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कहारों के द्वारा किया जाता वाला नृत्य है। और नटवरी नृत्य ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहिरों के द्वारा मुख्यतः जन्माष्टमी और होली पर नटवर भगवान कृष्ण के सम्मान में किया जाता है। चरकुला एक घड़ा नृत्य है। चरकुला जो नृत्य मैंने बताया जो ब्रजभूमि का था, यह एक घड़ा नृत्य है जो ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। और चरकुला नृत्य सिर पर रथ के पहिए को कई घड़ों को रख कर किया जाता है। बड़ा खतरनाक नृत्य है भाई, सबके बस की बात नहीं है। या तो वैसे ही किसी के पैर नहीं चलते, कमर नहीं चलते, और वहां पर एक ऐसा नृत्य है जो पूरा का पूरा ऐसे आपको वहां पर एक पहिया रखा जाता है, जिसमें पहले आप देखते थे मिट्टी का वो बनता था, वो कप और प्याले और जो घड़े छोटे छोटे बनते थे, उसको रखकर उसके ऊपर रख के क्या किया जाता है? उसके ऊपर रथ के पहिए के ऊपर घड़ों को रखकर ये नृत्य किया जाता है चरकुला। ये बैलेंस करना ही बहुत मुश्किल काम है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य नौटंकी है। उत्तर प्रदेश का एक कहा जाए लोक नृत्य के रूप में प्रचलित नौटंकी देखा भाई आप लोगों ने? हमने तो नहीं देखा। मैं हर बार क्लास में बच्चों से पूछता हूं तो मुझे नई पीढ़ी बड़ा दिखती है। मैंने नौटंकी लाइफ में कभी नहीं देख पाया, मुझे मौका नहीं मिला कभी ऐसा। और मैं जब पूछता हूं हर बैच में जरूर पूछता हूं सब लोगों से कि आप लोगों ने नौटंकी देखी? तो कहते हैं हम लोगों ने खूब देखी है सर। तो जरा आप लोग बताइएगा कौन कौन नौटंकी देखा है इसमें से? रशिया लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण के उपासना के विभिन्न तरीकों से है। हाथरस तथा कानपुरी नाट्य शैलियों में संवाद एवं गायन के प्रस्तुतिकरण को नौटंकी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में नौटंकी रामलीला का आयोजन सितंबर अक्टूबर मास में नवरात्रि के समय किया जाता है। और नृत्य की कथक शैली उत्तर प्रदेश की देन है। जो कथक शैली है ये उत्तर प्रदेश की देन है। इतने पॉइंट आपके थे जो मैंने आपको 4 टॉपिक के माध्यम से क्लियर किया।
अगला टॉपिक में जो कल आपसे स्टार्ट करूंगा, हो सकता है कल का जो टॉपिक होगा